नमस्कार। नई परख पर आपका स्वागत है। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आज हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बारे में बातचीत करेंगे। ऐसा लगता था गुजरात के चुनाव के समय ही कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं और उन्हें जेल में भेजा जा सकता है और उसके पीछे जो मुख्य केस उभारा गया था, वह दिल्ली सरकार की शराब नीति से जुड़ा हुआ था। लेकिन उस समय सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दायर किया, उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन फिर 27 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और केस मुख्य रूप से शराब नीति से ही जुड़ा हुआ है। हम आज जिस मुद्दे पर ध्यान देना चाहते हैं वह यह है कि इस पूरे मामले का राजनीतिक निहितार्थ क्या है? आखिर ऐसा कौन-सा कारण है जो इस खास समय पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार बना? भाजपा समर्थक टीवी चैनल और टीकाकार लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि यह कानून के काम करने की स्वाभाविक प्रक्रिया का नतीजा है और उन्हें गिरफ्तार होना था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां की थी। लेकिन बहुत सारे अन्य टीकाकारों का यह मानना है कि असल में जो दिल्ली में नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए और जहां भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो एक ऐसा मौका भाजपा को लगा कि अभी उसे आम आदमी पार्टी की छवि को शायद धूमिल करने की जरूरत है और इसके लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई। और बहुत सारे टीकाकार और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी यह कहा कि असल में अगर मनीष सिसोदिया भाजपा ज्वाइन कर लेते तो उनकी गिरफ्तारी की नौबत नहीं आती। तो कुल मिलाकर यह जो गिरफ्तारी है वह देश की राजनीति पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकती है क्योंकि सारे विपक्षी दल ने इसकी आलोचना कर रहे हैं सिवाय कांग्रेस के। और मुख्य रूप से कांग्रेस शायद इसलिए आलोचना नहीं कर रही है क्योंकि दिल्ली में वह भी अपने आप को एक मुख्य खिलाड़ी के रूप में देखती है। लेकिन कुल मिलाकर जो यहाँ प्रश्न है उस पर हमें बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है कि आखिर इस तरह के जो घटनाक्रम हैं वह देश की राजनीति पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। क्या एक ऐसा मौका हो सकता है जहां विपक्षी दल एक दूसरे के साथ जुड़कर खुद जो सत्ताधारी दल है उसके मुकाबले में खुद को खड़ा करें, या यह एक ऐसा मौका हो सकता है जहां पर जो सरकार की एजेंसियां हैं उनकी जो कार्रवाई है उसके खिलाफ खुद लोगों में और ज्यादा गुस्सा बढ़े। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर, आप नमस्कार। और जो मैं आज की बातचीत शुरू करना चाहूँगा वो इसी प्रश्न से करना चाहूँगा कि आप इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? और जैसे मैंने पहले कहा कि क्या हम इसे कानून के स्वाभाविक कार्रवाई के रूप में देखें या हम एक ऐसी राजनीतिक कदम के रूप में देखें जहाँ पर एक राजनेता को गिरफ्तार करके उसकी पार्टी को की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में जो दिल्ली की राजनीति है उस पर ज्यादा पकड़ कायम हो भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद कमल। मेरे मन में तो कोई संदेह ही नहीं है कि ये जो कुछ हो रहा है वो एक खास तरह की राजनीतिक योजना से प्रेरित है, राजनीतिक योजना का परिणाम है। इसलिए मैं इसकी राजनीतिक समीक्षा ही करूंगा। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से कितने चुनाव हार चुकी है, जरा इसके ऊपर गौर कीजिए। 2013 में आम आदमी पार्टी ने उसको चुनाव जीतने से रोक दिया। हालांकि वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकती थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। 2015 में भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें रह गईं, बस जरा सी भी चूक गई, वरना उसका हाल भी कांग्रेस जैसा ही होता है, इसको कि 0 सीटें मिली थी। उसके बाद 2000 अगले लोकसभा चुनाव में 2020 में भारतीय जनता पार्टी फिर बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी से हारी। और इस साल और पिछले साल जो नगर महापालिका के चुनाव हुए, इस साल नगर महापालिका के चुनाव हुए, उसमें भाजपा फिर आम आदमी पार्टी के साथ हार गई, के मुकाबले हार गई। तो आप देखिए, लगातार भाजपा का आम आदमी पार्टी के मुकाबले हारने का रिकॉर्ड है। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि भाजपा क्यों हार रही है। क्या भाजपा के वोटों में गिरावट हो रही है इसलिए भाजपा हार रही है? आमतौर पर पार्टियां तब हारती हैं जब उनके वोटों में गिरावट होती हो, लेकिन दिल्ली की स्थिति बिल्कुल अलग है। अगर आप पहली पराजय से लेकर यहां तक, इससे पहले आप शीला दीक्षित के मुकाबले जो 3 पराजय हुई भाजपा की, आप उनको भी इसमें जोड़ लीजिए तो आप पाएंगे कि पिछले 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिलते हैं, कमोवेश उसके आसपास उतने वोट मिलते रहे हैं। यानी भाजपा का समर्थन आधार जो 25 साल पहले था, वो तकरीबन मोटे तौर पर आज भी समर्थन आधार वैसा ही है। होता यह है कि कांग्रेस उसके मुकाबले अपना समर्थन आधार बढ़ाती रही 3 चुनावों में। अब आम आदमी पार्टी लगातार अपना समर्थन आधार उसके मुकाबले बढ़ा रही है और कांग्रेस से भी ज्यादा बढ़ा रही है। उसने न केवल कांग्रेस का समर्थन आधार छीन लिया है,
बल्कि अपनी तरफ से उसके अंदर बहुत सारे वोटों का इजाफा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना समर्थन आधार बढ़ाने में नाकाम रही है और उस समर्थन आधार के की ताकत पर न वो कांग्रेस से जीत सकती थी और न वो आम आदमी पार्टी से जीत सकती है। अब सवाल ये है कि एक ऐसी पार्टी जिसको भाजपा हराने में पूरी तरीके से नाकाम है और निकट भविष्य में भी भाजपा के जीतने की कोई संभावना नहीं है। आप भाजपा वालों से पूछिए, जिसको राजनीति की कोई जानकारी नहीं हो, उससे पूछ के देखिए कि क्या अगला विधानसभा का चुनाव भाजपा आम आदमी पार्टी से जीत सकती है। सब लोग ये कहेंगे कि नहीं जीत सकती है। आप किसी राजनीतिक विशेषज्ञ से पूछिए, वो भी यही कहेगा। आप किसी चुनाव शास्त्र के जानकार से पूछिए, वो भी ये कहेगा कि लोग विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकती, लोकसभा का चुनाव जीत सकती है। सब लोग इस बात को कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि भाजपा विधानसभा चुनाव होने से पहले ही चुनावी खेल से बाहर है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर कोई भी शक्तिशाली पार्टी, भाजपा ऐसी संसाधन संपन्न पार्टी जिसका देश की राजनीति पर तकरीबन बहुत जबरदस्त प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है, उसको मजबूर करती है ऐसी पार्टी को कि वो राजनीति से अलग हटकर, यानी सीधे सीधे जो चुनावी राजनीति होती है उससे अलग हटकर अपने विपक्ष को कमजोर करने का, उसको डाउन करने का, उसके हाथ से राजनीतिक पहलकदमी छीनने का, उसको परेशान करने का, उसको बदनाम करने का प्रयास करे। और भाजपा ने उसके लिए बहुत सारी युक्तियों का इस्तेमाल किया है। उसमें एक बड़ी युक्ति यह है, जो कि पिछली जन्माष्टमी के दिन से पिछले अगस्त से लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही है। हम सबको पता है कि जब आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा गया था, उस छापे में सीबीआई को कुछ नहीं मिला। उससे पहले भी एक छापा मारा जा चुका था, तब भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तब सीबीआई वहां कह के गए थे कि भाई हमें आपके छापे में कुछ नहीं मिला और आपको दिक्कत हुई, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। इस बार उन्होंने छापा मारा, उसमें कुछ नहीं मिला। हालांकि जब बाद में एफआईआर सामने आई तो एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम भी नहीं था। बाद में मुझे तो साफ लगता है, और जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं उससे मोटे तौर पे मैं तार्किक रूप से मुझे सहमत महसूस करता हूं कि बाद में सीबीआई के ऊपर एक जबरदस्त राजनीतिक दबाव केंद्र सरकार की तरफ डाला गया होगा कि भाई इनका नाम भी होना चाहिए और इनके खिलाफ कुछ सबूत भी जमा कीजिए, आप किसी से कुछ हलफिया बयान लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। बहुत सारी ऐसी युक्ति हम लोग पुलिस के और जो कानून की एजेंसियां होती हैं उनके हथकंडों को हम लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से काम करती हैं। ये सुनने में आ रहा है कि किसी व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के सामने कोई वक्तव्य लिया गया है और उस वक्तव्य में मनीष सिसोदिया का नाम है, यानी वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने चूंकि बयान दिया है उसने, इसलिए वो अदालत में कुछ धीरे धीरे जब मुकदमा चलेगा तो इन सब बातों की असलियत भी सामने आएगी। आखिरकार वो बयान क्या है, उस बयान में कितनी दम है। जब मनीष सिसोदिया के वकील उस व्यक्ति से जिरह करेंगे तब चीजें सामने आएंगी। तो इसकी न तो कानूनी कहानी विश्वसनीय है, लेकिन राजनीतिक कहानी जो मेरी समझ में आती है वो मैंने आपके सामने रखी। जब आप किसी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकते और जब उसका बहुमत इतना विशाल होता है कि आप उसको तोड़ भी नहीं सकते, मतलब आप आम आदमी पार्टी को अगर तोड़ना चाहें विभिन्न हथकंडों से, इस काम में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और सारे देश में इस बात को लेकर चर्चा होती रहती है, तो दिल्ली में ऐसी स्थिति भी नहीं है कि आप उसको तोड़ पाए। और इसलिए लगातार आप देखिए, आप महानगर पालिका के चुनाव को देखिए। महानगर पालिका के चुनाव में 15 साल से भाजपा हुकूमत में थी। भाजपा के पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और वो आरोप इतने सही थे, सारी दिल्ली में भाजपा के पार्षदों के भ्रष्टाचार की चिंता थी। इससे पहले वाले चुनाव में तो इसी चर्चा के कारण अमित शाह ने 100% भाजपा पार्षदों के टिकट काट दिए थे। ऐसा कहीं होता है? ऐसा तभी होता है जबकि खुद पार्टी के आलाकमान को पता हो कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद भी भाजपा के पार्षदों ने कोई सबक नहीं सीखा, उन्होंने 5 साल तक भ्रष्टाचार जारी रखा। स्थिति ये हो गई थी कि भाजपा के पार्षदों पर जब मीडिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था तो उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। तो उन्होंने रणनीति अपनाई कि हम इनको भी भ्रष्ट साबित कर देंगे। अगर इनको भी भ्रष्ट साबित कर देंगे, इनके खिलाफ इतने इल्जाम लगाएंगे, इतने मुकदमे लगाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, ये वो तमाम करेंगे, अगर ये भी हम साबित कर देंगे तो इक्वलाइजेशन हो जाएगा, बराबरी हो जाएगी, हम भी भ्रष्ट हैं, ये भी भ्रष्ट हैं, तो इनको फायदा नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने महानगर पालिका के चुनाव में भाजपा को स्पष्ट रूप से चुनाव हरा दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ये तो साफ तौर पे एक तरह का राजनीतिक हथकंडा है। नरम भाषा में मैं कहता हूं एक तरह की राजनीतिक युक्ति है। जिस पार्टी को आप चुनाव में नहीं हरा सकते उसको आप दूसरे तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
हुँ, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक विशेषता है जो पिछले दिनों साफ दिखाई भी पड़ी कि वो लोग समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या दूसरी पार्टियां और नेता जो कि केंद्रीय एजेंसियों के केंद्रीय एजेंसियों की छापों से डर जाते हैं और दब जाते हैं, एक तरह का मौन बरत लेते हैं और निष्क्रियता भी पकड़ लेते हैं। इस तरह की आम आदमी पार्टी नहीं है। हुँ, वो लगातार हमलावर है, लगातार आक्रामक है, अपनी दावेदारी कर रही है हुँ, और उसके पास भी भाजपा को चुनौती देने की और भाजपा की चुनौतियों की जवाब देने की रणनीतियां हैं। ये हुँ, लगातार सामने आ रही हैं। अभी हुँ, जरूर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से ये लगता है हुँ, कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ थोड़ा सा गिरा है, ऐसा देखने में लग सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो सेटबैक है, हुँ, ये जो झटका है, ये अल्पकालीन है। आम हुँ, आदमी पार्टी के पास दिल्ली की जनता का बहुत जबरदस्त समर्थन है। हुँ, ये तो जी, वो जो समर्थन है, जो हुँ, खासतौर से दिल्ली के गरीब आदमी का जो समर्थन है, हुँ, वो समर्थन है जो उसको लगातार टिकाए रहेगा। हुँ, और भाजपा चूंकि वो समर्थन उससे नहीं छीन पाती है, हुँ, हुँ, इसलिए वो इस प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जी, जी। एक जो महत्वपूर्ण बात हुई वह यह कि मनीष सिसोदिया ने तो गिरफ्तारी के 1-2 दिन के भीतर इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन थे उन्होंने लंबे समय तक इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो ये जो इस्तीफ़ा नहीं देने और उसके बाद इस्तीफ़ा देने, ये जो 2 तरह की प्रवृत्तियाँ आम आदमी पार्टी की राजनीति में सामने आई, तो उस बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? क्या देखिए, सत्येंद्र ये तो जी, पार्टियां जो हैं अपनी रणनीतियों को और खासतौर से अपनी जो अल्पकालीन रणनीतियां हैं, उन पे विचार करती हैं और उनको बदलती हैं। हुँ, हुँ, जब सत्येंद्र जैन जेल में थे, हुँ, उस वक़्त मनीष सिसोदिया बाहर थे, उनको सरकार के 33 विभाग सँभाल रहे थे। हुँ, 18 शायद। 18 या 33 मैंने 33 संख्या कहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ लोग ठीक 18 है। कह रहे हैं, हुँ, और मैं अंदर की बात नहीं जानता हूँ। जो भी हो, हुँ, हुँ, सरकार का काफ़ी हिस्सा जो है, बिल्कुल। देखिए दिल्ली में कुल 6 तो मंत्री हैं। हुँ, 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 हर मंत्री के पास कई बहुत-बहुत विभाग हैं, हुँ, हुँ, वरना सरकार चल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो मंत्रिमंडल के सदस्य कितने होते हैं, जो हुँ, कुल मिलाकर सदन की सदस्य संख्या होती है, उसका एक प्रतिशत होता है। हुँ, उससे बड़ा मंत्रिमंडल आप बना नहीं सकते। हुँ, 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 तो अधिकतम दिल्ली में 6 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। हुँ, 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 तो हर मंत्री के पास विभाग बहुत ज़्यादा होते हैं। हुँ, हुँ, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री भी थे और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्री थे। एक तरह से वो इस आम आदमी पार्टी सरकार के केंद्र में थे। उसके मर्म में थे, उसका मर्म हुँ, सँभाले हुए थे। हुँ, हुँ, तो जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए और उनको सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिली जिसकी कि उन्हें उम्मीद थी, हुँ, 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 तो फिर उन लोगों मुझे लगता है कि उन लोगों ने अपनी नीति ये बनाई होगी कि अब अगर उन्हें मंत्री बनाए रखा जाएगा, हुँ, हैं? हुँ, तब फिर उनके जो विभाग होंगे वो किनके बीच में बँटेंगे? हुँ, हुँ, उसे सरकार चलाने में काफ़ी मुश्किल होगी। हुँ, और भाजपा यही तो चाहती है। भाजपा ये चाहती है कि ये सरकार ठीक से ना चला पाएँ। हुँ, हुँ, जनता को लगे कि ये भाजपा के हमले के सामने बेबस हो गए हैं। हुँ, तो आम आदमी पार्टी अपनी इस तरह से बेबसी में तो अपने आप को दिखा नहीं सकती। हुँ, इसलिए उन लोगों ने ये नीति अपनाई होगी कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे दें, और हुँ, मनीष सिसोदिया इस्तीफा देंगे तो सत्येंद्र जैन का मंत्री बने बिना विभाग का मंत्री बने रहने के कोई मतलब नहीं था, हुँ, हैं? हुँ, इसलिए उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हुँ, उसके बाद अ, अंतरिम तौर पर उनके विभागों को वो कैलाश गहलोत और राजकुमार जैन के बीच में बाँटा गया। लेकिन अब 2 नए मंत्री रखे गए हैं। हुँ, उसमें सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि जब पहली 2013 की सरकार बनी थी, उसके अंदर मंत्री थे। हुँ, हुँ, और इस बीच में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सौरभ भारद्वाज ने बहुत अच्छी छवि बनाई है। वो बड़े धैर्य के साथ में सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं बिना उत्तेजित हुए। उन्होंने जितनी प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने जितनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया है, वो अपने आप में श्लाघनीय है। हुँ, हुँ, और आतिशी मरलिना है, और हुँ, आतिशी मरलिना एक बहुत ही मैं समझता हूँ योग्य युवा नेत्री हैं। हुँ, और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के पूरे बंदोबस्त के साथ उनका बड़ा नज़दीकी संबंध था। जी, जी, हुँ, हाँ, तो उनके लिए बहुत आसान होगा वो कि शिक्षा विभाग को उसी भावना के साथ में, उसी आवेग के साथ में आगे बढ़ाते रहना, जिस तरह से मनीष सिसोदिया आगे बढ़ा रहे थे। दिल्ली सरकार के जो भी शिक्षा संस्थान हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हों, कई विश्वविद्यालय दिल्ली सरकार चलाती है, हुँ, या कॉलेज हों दिल्ली सरकार के, या हुँ, दिल्ली सरकार के प्राथमिक विद्यालय हों, हुँ, हैं, स्कूल हों, आप सबके अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से, प्राचार्यों से, सबसे बात करके देखिए हुँ, और उनसे आप पूछिए मनीष सिसोदिया के बारे में। हुँ, मैं तो कहता हूँ कि आप पत्रकार हैं और खुद एकेडमिशियन भी हैं, हुँ, हैं? आप ये एक सर्वे कीजिए या हुँ, सर्वे करवाइए हुँ, कि ये लोग सब मनीष सिसोदिया की उनके मन में कैसी छवि है। हुँ, हुँ, इसी से अंदाजा हो जाएगा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या हासिल किया है। हुँ, हुँ।
ये जो आम आदमी पार्टी की एक कोशिश है और कि वो इस पूरे घटनाक्रम को एक ऐसे बिंदु के रूप में इस्तेमाल करे, जहाँ से वो अपना राष्ट्रीय विस्तार और तेज़ी से कर सकती है। लेकिन उसके साथ-साथ ये सवाल भी आता है और कई लोग यह तर्क देते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कांग्रेस से हमदर्दी रखते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी पूरी योजना 29 के चुनावों के लिए है और वो 24 के चुनाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है और शायद इसीलिए वो जहाँ-जहाँ विस्तार करने के लिए जाती है, असल में वो भाजपा विरोधी वोटों को बाँटती है और भाजपा को लाभ पहुँचाती है। तो क्या यह घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसा संकेत भी हो सकता है कि उसे तात्कालिक चुनाव पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और 24 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें जो एक व्यापक विपक्षी एकता बने, उसके लिए उसे भी कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि आम तौर पर सभी विपक्षी दल उसके पक्ष में आए हैं, उन्होंने उसके पक्ष में बयान जारी किया है। शायद कांग्रेस जो है उसके मन में एक झिझक है, एक हिचक है, तो एक संवाद का रास्ता उन्हें आपस में खोलना चाहिए और एक व्यापक विपक्षी एकता के लिए कोशिश करनी चाहिए। देखिए, विपक्षी दलों को डर ये है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए एक पूरी की पूरी पार्टी, जिसका 2014 के बाद केवल 2 ही पार्टियां हैं जिनका सांगठनिक विस्तार हुआ है, हुँ, भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का। हुँ, हुँ, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल एक 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 प्रदेश की पार्टी थी, लेकिन वो दूसरे प्रदेश में गई है। यानी हुँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद केवल आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है एक से ज्यादा प्रांतों में जिसकी सरकार है। हुँ, तो ये एक नई उभरती हुई पार्टी है। अगर ऐसी नई उभरती हुई पार्टी को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए नष्ट किया जा सकता है और उसके शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाला जा सकता है विभिन्न तरह की युक्तियों का इस्तेमाल करके, तो ये तो एक नमूने के तौर पर चीज बन जाएगी, ये एक नजीर बन जाएगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी इस हथकंडे का इस्तेमाल कर सकती है, किसी भी अन्य पार्टी के साथ इस हथकंडे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए सारी पार्टियां सतर्क हैं। यहाँ विपक्षी एकता का प्रश्न नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि जिस चीज को मोदी जी सहकारी संघवाद कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, वो दरअसल है क्या? वो केवल कहने की चीज है या कहीं उसको लागू करने की भी जरूरत है? तो इन चीजों की तरफ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। विपक्षी पार्टियां जो आ, आ, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही हैं, उसके पीछे ये बात है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की दिक्कत दूसरी है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी का जो किरदार है, वो किरदार ऐसा है कि वो हर जगह कांग्रेस की जगह लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है। दिल्ली में उसने कांग्रेस को तकरीबन खत्म कर दिया है। पंजाब में दूसरा कांग्रेस के ऊपर मरणांतक प्रहार उसने पंजाब में किया। और हमेशा कांग्रेस को लगता है कि हम जो जगह छोड़ते हैं उस जगह को भरने के लिए ये पार्टी तेजी के साथ में आगे आती है और भरती भी है। केवल दावा ही नहीं करती बल्कि करके करके भी दिखाती है। इसलिए कांग्रेस के अंदर मन में ये डर बैठा हुआ है कि किसी न किसी तरह आम आदमी पार्टी अगर बनी रही तो वो उसकी जगह ले लेगी, सारे देश में धीरे धीरे करके उसकी जगह ले लेगी। तो कांग्रेस भी चाहती है और भाजपा भी चाहती है कि ये पार्टी किसी न किसी तरीके से नष्ट हो जाए। इसलिए कांग्रेस जब आम आदमी पार्टी के ऊपर केंद्रीय एजेंसियां हमला करती हैं, उसके नेताओं को गिरफ्तार करती हैं या जेल में डालती हैं या और उसके खिलाफ तरह तरह की मुहिम चलाई जाती है, तो कांग्रेस भी उस मुहिम का विरोध करने की बजाय उसका समर्थन करती है। कांग्रेस को ये नहीं कहीं एहसास होता कि ऐसा करने से दरअसल वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को भाजपा नष्ट करने में कामयाब हो गई इस तरीके से, यानी हम चुनाव लड़के इसको नहीं हरा सकते, हम दूसरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। अगर ये चीज एक बार जमीन पे होती हुई दिख गई तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य सुरक्षित नहीं है इस देश में। तो जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है, अरविंद केजरीवाल की राय है जो कि स्पष्ट रूप से वो सार्वजनिक मंचों पर रख चुके हैं, और वो राय ये है कि केवल भाजपा और मोदी को गिरा दिया जाए, इसके लिए मैं किसी एकता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना ये है। तो और उनको दिखा ये वो इस आधार पर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको साफ दिखाई पड़ रहा है कि न 2014 में कोई विपक्षी एकता हो पाई थी और न 2019 में विपक्षी एकता का कोई इंडेक्स था। इसलिए देश के ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतरने की संभावना तकरीबन नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में वो विपक्षी एकता की जो बातें होती हैं, उसके लिए जो दावेदारियां की जाती हैं और उसकी जो जरूरत बताई जाती है, उसके अंदर वो शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ये उनकी समझ है और उस समझ के आधार पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं।
एक थोड़ा राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा सवाल बात मेरे मन में अक्सर आती है कि जी, क्या आम आदमी पार्टी का अनुभव यह दिखाता है कि एक बहुत बड़े आदर्श के साथ राजनीति करना शायद उतना मुमकिन नहीं है और जब व्यावहारिक राजनीति में आते हैं, तो आप भले ही ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें, पर आपके ऊपर दाग लगेंगे, छींटे पड़ेंगे और उसमें फिर आपको बहुत खुलकर अपना एक स्टैंड लेना होता है और लगातार आप इस तरीके के विवादों से घिरते जाएँगे। तो शायद कोई भी व्यक्ति जो खुद को एक ईमानदार अपनी छवि रखता है और वो चुनावी राजनीति में जाने से शायद इसीलिए घबराता है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे देश की चुनावी राजनीति को भी काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है या जो संस्थाएँ हैं उनको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नहीं क्योंकि वो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहला चुनाव लड़ा था, हुँ, हुँ, तो वो इस दावे के साथ सामने आई थी कि वो चुनाव लड़ने का एक किफ़ायती मॉडल विकसित कर सकती है। हुँ, हुँ, हुँ? और उसके बाद में जो वॉलंटरी स्पिरिट थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, हुँ, जिस हुँ, तरीके से वो दरवाजे-दरवाजे जाकर वो मुहिम चलाते थे और जिस तरीके से जिस आवेग के साथ में वो हवा बनाते थे, हुँ, हुँ, वो हवा उन्होंने गुजरात में भी पिछले चुनाव में बनाई थी। उस तरह की हवा उन्होंने पंजाब में भी 2 चुनावों में बना के दिखाई उन्होंने। और हुँ, दिल्ली के हर चुनाव में तो वो बनाते ही हैं, वो जीते हैं, हारे हैं, वो अलग बात है। हुँ, लेकिन उनका जो कार्यकर्ता कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता का जो जीवट है, हुँ, उनकी जो स्वयंसेवी भावना है, हुँ, हुँ, हैं? वो सबसे दिलचस्प बात है। और मैं मानता हूँ कि वो दूसरी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के मुकाबले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काफ़ी कम पैसा खर्च करते हैं। अभी भी उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से वो चुनाव लड़ने का एक किफ़ायती मॉडल विकसित कर सकें। जी, अगर वो ऐसा कर पाएँगे, तो वो चुनावी राजनीति के अंदर एक सकारात्मक योगदान कर पाएँगे। हुँ, हुँ, अब इन चीज़ों का अध्ययन ठीक से किया जाना चाहिए हुँ, हुँ, कि कौन कितना खर्च कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कम खर्च कर रहे हैं, तो हुँ, किस-किस बात में ये खर्च नहीं करते हैं, क्या होता है? मतलब ये सब बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए और इसकी पूरी उस आचार संहिता है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की और उसकी चुनावी मुहिम की, उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जी, सभी पार्टियों की हर पार्टी की एक ना एक विशेषता होती है। हुँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है। हुँ, उसकी विशेषता ये है कि वो पार्टी बिल्डिंग का उन्होंने एक नया फॉर्म डेवलप किया है। हुँ, हुँ, जिस तरह से मोदी जी के आने के बाद में जिस तरह से भाजपा का विस्तार हुआ है उत्तर पूर्व में, आज देखिए त्रिपुरा में उन्होंने फिर से, उनकी सीटें जरूर कुछ कम हो गई लेकिन त्रिपुरा में उन्होंने दोबारा बहुमत हासिल कर लिया हुँ, हुँ, है। तो वो ये जो खूबी है भारतीय जनता पार्टी की, इस पे सब लोगों को गौर करना चाहिए कि मेरा मानना है कि मोदी जी की असली ताकत भारतीय जनता पार्टी के संगठन में निहित है। हुँ, हुँ, वो संगठन लगातार उनके दिए हुए एजेंडे, कार्यक्रम, उनके उद्देश्यों, उनके दिए हुए नारे और कार्यक्रमों को लगातार लागू करने के लिए सक्रिय रहता है। हुँ, हुँ, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, वो भी अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए नारों, कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मुतवातिर सक्रिय रहता है। हुँ, हुँ, और आप उसके ऊपर कितनी भी जोर से हमला कीजिए, हुँ, वो आपसे दबेगा नहीं कभी भी। मतलब हुँ, हुँ, वो लगातार आपको जवाब देता रहेगा, लगातार आंदोलनरत रहेगा। हुँ, जो हमला करने वाला है उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उसने आम आदमी पार्टी के लोगों को दबा लिया। हुँ, ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं हुँ, और संकट को भी अवसर में बदल देने की क्षमता दिखाते हैं हुँ, कि हुँ, अब संकट है आम आदमी पार्टी के सामने इस वक़्त। हुँ, इस इस संकट को आम आदमी पार्टी किस तरह अवसर में बदलती है, ये देखने की बात है। जी, बिल्कुल। तो जो आज की हमारी चर्चा रही उसमें एक बात तो ज़रूर साफ़ है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर जब कोई आरोप लगता है, कोई सरकारी एजेंसी आरोप लगाती है, जैसे सीबीआई जैसी कोई एजेंसी, तो निश्चित रूप से वो कानूनी मामला होता है, अदालत में उसके बारे में हर तरह की कार्रवाई होती है और फिर व्यक्ति को अदालत में खुद को पाक-साफ़ साबित करना होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल ही साफ़ है कि अगर कोई भी नेता, मनीष सिसोदिया जिसमें शामिल हैं, अगर वो भाजपा से जुड़ जाते तो उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे नहीं होते, बल्कि उन्हें कई और राजनीतिक इनाम मिल सकते थे। तो ये जो हमारी देश की कमल, राजनीति है ऐसे नेताओं की तो लाइन लगी हुई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे नेताओं इस वक़्त पूरे उत्तर पूर्व की राजनीति का जो ठेका दे रखा है, उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को दे रखा है। बिल्कुल। ये हेमंत बिश्व शर्मा वो ही है इनके खिलाफ भाजपा ने खुद भ्रष्टाचार का श्वेत पत्र पेश किया था, चार्जशीट बिल्कुल। पेश की थी। हुँ, हुँ। और तो और, आज मेघालय में भारतीय जनता पार्टी से जिस पार्टी को समर्थन दे रही है, हुँ, क्योंकि हुँ। भाजपा तो को 2 ही सीटें मिली हैं, हुँ, हुँ। उसको समर्थन दे रही है, उसको लगातार भाजपा साठों सीटों में चुनाव लड़ी थी। हुँ, हुँ। उसे केवल 2 सीटें प्राप्त हुई, हुँ, हुँ। हैं? अब वो जिस पार्टी को समर्थन दे रही है, भाजपा पूरे चुनाव मुहिम में कहती रही कि ये बहुत भ्रष्ट पार्टी है, इसको समर्थन मत दीजिए, जी। इसको वोट मत दीजिए।
आज उसी भ्रष्ट पार्टी को भारतीय जनता पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। बिल्कुल। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा है कि अगर बिल्कुल। आप हमारे साथ हैं, तो आप भ्रष्ट नहीं हैं, आपके हुँ, साथ खून माफ है। हुँ, हुँ, आप हुँ, राणे महाराष्ट्र के नेता जो राणे हैं, आप उनको देख लीजिए। हुँ, सब हुँ। ऐसे बहुत से नेता आपको मिल जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे नेताओं की तो लाइन लगी हुई है और शायद जी। हमारे देश का लोकतंत्र ज़्यादा बेहतर तभी हो सकता है जब हम इस तरह की प्रवृत्ति को संस्थात्मक रूप से नियंत्रित करने का कोई उपाय ढूँढें। तो अभय जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इन सारे मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।